वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो होगी जनरल स्टडीज़ की सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे सारे सब्जेक्ट्स के जनरल स्टडीज़ के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और बार बार मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले ईयर्स में जो भी एग्जाम्स आते हैं। तो पहले मैंने स्टार्ट किया पॉलिटी से, तो हम इसमें पॉलिटी के पूरे पूरे मतलब कंप्लीट पॉलिटी, जहाँ जहाँ से बार बार जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में देने को मिलते हैं, तो उसे हम सारा कुछ कवर करने जा रहे हैं। तो पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है। इसकी मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा अपने चैनल के अंदर। आप प्लेलिस्ट में जाके कभी भी किसी भी टॉपिक को उठा के जैसे जैसे मैं कवर करता जाऊंगा वहां पे जाकर रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद पॉलिटी। इसका पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज। हम मतलब जो ये वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे आर्टिकल 1 to 4 मीन्स चैप्टर 1। तो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, मतलब जो इंडिया के जो आर्टिकल 1 में इंडिया को कैसे दिखाया गया है। फेडरेशन ऑफ स्टेट दिखाया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट दिखाया गया है, कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट दिखाया गया है, या कॉमनवेल्थ नेशंस दिखाया गया है। तो हमारा आर्टिकल 1 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स कैसे? कि जो जैसे यूएसए में है ना, कि सारे स्टेट साथ में आए थे तब उन्होंने एक यूनियन बनाया था, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है कि इंडिया ने मतलब अपने कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स को बनाया हुआ है, ना कि सारे स्टेट साथ में जुड़े फिर एक इंडिया बना। इंडिया ने बाकी कन्वीनियंस के लिए स्टेट को बाइफरकेट किया। ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन काफी टाइम आया हुआ है, मैंने भी एक दो बार तो एग्जाम दिया था यूपीएससी का, तो वहां पे मुझे भी ये देखने को मिला था। तो ये आर्टिकल 1 इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करता है इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। एक फ्रेज रहती है, इंडिया दैट इज भारत अपीयर होती है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये इंडिया दैट इज भारत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में और किस आर्टिकल में अपीयर होती है। ये आर्टिकल, ये पार्ट होगा 1 और आर्टिकल हो गया 1। एक नंबर आर्टिकल में ये फ्रेज अपीयर होती है। तो इंडिया ये ट्रेडिशनल, सॉरी वो मॉडर्न नेम है, और भारत ट्रेडिशनल, दोनों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है। इंडिया दैट इज भारत अपीयर इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में अपीयर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब जो एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ स्टेट क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या है उसका मतलब क्या है। एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ स्टेट सिग्निफाई क्या करता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो ये डिफाइन करता है कि इंडिया है वो इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन है और डेस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है। क्योंकि जो यूनियन है ना उसको कोई नहीं तोड़ सकता। स्टेट को तोड़ा जा सकता है बाई पार्लियामेंट, और स्टेट बाहर नहीं जा सकते इंडिया से। और जो पार्लियामेंट है वो स्टेट को नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, नए स्टेट्स बना सकता है। ये सब पार्लियामेंट के पास पावर रहती है। तो दिखाया गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है इंडिया एक इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन है और डिस्ट्रक्टेबल स्टेट के साथ। ठीक है, मतलब यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता और स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज द पावर टू क्रिएट, नए बनाने की और डिस्ट्रॉय करने की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स को। इंडिया में, इंडिया के अंदर किसके पास पावर है कि उनको नए क्रिएट भी किया जा सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। ये पावर है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट को क्यों दी गई है? ताकि यूनिटी बनी रहे, किसी स्टेट के पास पावर ही ना हो कि वो बाहर जा सके, तो इसलिए ये पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट नए स्टेट भी बना सकता है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको अबॉलिश कर सकता है, उनकी बाउंड्री चेंज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है। और तो इसी के साथ साथ ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को। नेक्स्ट आ जाते हैं, आर्टिकल 1 to 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, मतलब जो आर्टिकल 1 to 4 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसके साथ डील करता है? ये डील करता है यूनियन एंड टेरिटरीज के साथ। कैसे? जैसे आर्टिकल 2 में नए स्टेट को एडमिट करना, आर्टिकल 3 में नए स्टेट मतलब जो मतलब बाउंड्री को अल्टर करना, नाम चेंज करना, ये सब आर्टिकल 1 to 4 के अंदर आते हैं। इसमें यूनियन और टेरिटरी से बारे में बात की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो इंडिया का यूनियन ऑफ स्टेट की तरह, मतलब आर्टिकल 1 के अंदर जो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिया ने डिस्क्राइब किया जाता है ये यूनियन ऑफ स्टेट। क्यों? क्योंकि यूनियन क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट नहीं, ऐसा तो यूएस में स्टेट हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन, इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है। स्टेट के पास कोई राइट नहीं है, मतलब वही बात होगी ना, इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन और डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। तो स्टेट के पास कोई राइट नहीं है
यूनियन को छोड़ के जाने का, तो इसलिए इंडिया का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया को मेंशन किया गया है एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, कितनी यूटी हैं एज ऑफ 2025, मतलब इंडिया के अंदर कितनी यूनियन टेरिटरीज है 2025 के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर है बी, 8। मतलब एज ऑफ नाउ, मतलब जो मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड करके आपका पोस्ट कर रहा हूँ, इंडिया की टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज है 8। देख लेते हैं कैसे, उनके नंबर्स देख लेते हैं। देखो, एक तो जो जम्मू एंड कश्मीर एक्ट आया था 2019 में, तो 2 यूटी बनी थी स्टेट को बाइफरकेट करने के बाद। जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो 2 यूटी तो यही होगी। तीसरा, इसके बाद जो ऑलरेडी 2 एग्जिस्टिंग यूटी थे ना, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था 2020 में, ठीक है। तो एक यूटी हो गई, अभी 2 पहले थी उसका एक हो गया। तो टोटल नंबर 8 है। 8 में देख लेते हैं कौन कौन सा। एक तो देखो, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है, सीधा सीधा दिखाई देते हैं अपने इंडियन ओशियन में। और उसके साथ साथ ये चंडीगढ़ होगी, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल कॉमन। दादरा नगर दमन हवेली 2020 में मर्ज कर दिए गए थे। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख जो मैं बता दिया 2019 वाले एक्ट के थ्रू बाइफरकेट की गई थी, और पुडुचेरी। तो टोटल नंबर है 8। और मर्जिंग के बारे में पता नहीं चाहिए 2020 में किन 2 यूटी को मर्ज किया गया था, और 2019 में कौन सी 2 यूटी बनी थी। तो टोटल नंबर 8 एज ऑफ 2019, इंडिया के पास टोटल नंबर यूटी है 8, 2025 सॉरी। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल 2, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसके साथ डील कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या मेंशन किया गया है। आर्टिकल 2 डील करता है एडमिशन करने में और एस्टेब्लिश करने में न्यू स्टेट, मतलब जो ऑलरेडी इंडिया के पार्ट नहीं है उनको एडमिट करेगा और एस्टेब्लिश करेगा एज ए न्यू स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट जो ऑलरेडी पार्ट नहीं है, जैसे कि सिक्किम को किया गया था 1975 में, सिक्किम को किया गया था 36th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एज ए न्यू स्टेट ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग किया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ देख ले आर्टिकल 3 क्या होता है। जैसे ये एडमिट करता है न्यू स्टेट को जो मतलब ऑलरेडी पार्ट नहीं है इंडिया के, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या करता है, जो ऑलरेडी पार्ट है उन्हीं को नया, मतलब नए उनमें से तोड़ के क्रिएट करेगा, अल्टर करेगा उनकी बाउंड्रीज को, उनके नाम चेंज करेगा, वो आर्टिकल 3 के अंदर आता है। आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील करता है, ये डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए स्टेट बनाएगा, अल्टर करेगा बाउंड्रीज को, एरियाज को और उनके नाम को, ठीक है। मतलब आर्टिकल 2 के अंदर क्या आ रहा था, नए स्टेट को एडमिट करना और स्टेब्लिश करना, जैसे कि बाहर से आके इंडक्ट होते नए, जैसे कि सिक्किम को किया गया था 1975 में। और आर्टिकल 3 क्या करता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना उन्हीं को तोड़ना मरोड़ना, नाम चेंज करना, ये सब आर्टिकल 3 के अंदर आता है। जैसे कि तेलंगाना को किया था 2014 के अंदर। अब ये देख लेते हैं कि बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ए बिल, एक बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, मतलब जो ये स्टेट को नाम चेंज करना, नया स्टेट इंक्लूड करना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन, मतलब नया स्टेट बनाना, अल्टर करना एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज को। तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, ये बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट को मतलब क्या ऑब्लाइज करना पड़ता है, प्रेसिडेंट को मस्ट, मस्ट मतलब कि उसको ये बिल को रेफर करना ही करना पड़ता है टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर ओपिनियन। मतलब बिल को पार्लियामेंट में डालने से पहले, किसी स्टेट का नाम चेंज करने, बाउंड्री चेंज करने, कुछ भी करने से पहले प्रेसिडेंट को मस्ट, मतलब 100% को ये करना ही करना पड़ेगा कि बिल को रेफर करना पड़े कंसर्न स्टेट के लेजिस्लेचर के पास उनका ओपिनियन लेने के लिए, ठीक है। ये मस्ट है। देख लेते हैं। बट जैसे बिल तो रेफर कर दिया उनको कि भाई मतलब पार्लियामेंट में डालने से पहले बिल को रेफर कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न को। बट जो वो ओपिनियन देगा ना स्टेट लेजिस्लेचर, वो पार्लियामेंट पे बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। बिल को रेफर करना बाइंडिंग है, 100% करना ही पड़ेगा बिल को इंट्रोड्यूस करने में पार्लियामेंट से पहले, ठीक है। बट जो उसका ओपिनियन आएगा वो बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए लॉ मेड अंडर आर्टिकल 3 फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, मतलब जो आर्टिकल 3 के अंदर स्टेट को रिओर्गनाइज कर रहे हैं, तो जो उसके अंदर लॉ बनाया जाता है वो मतलब इन 4 ऑप्शन में से क्या क्या है, ठीक है। अमेंडमेंट रिक्वायर होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। डज नॉट रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल के अंदर होता है, आर्टिकल 368 के अंदर। मतलब जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो स्टेट को, मतलब नए स्टेट को इंडक्ट करना या रिओर्गनाइज करना, ये सब अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। आर्टिकल 368 का कोई अमेंडमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। आर्टिकल 4 में ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है कि लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग नए को एडमिट करना, स्टेब्लिश करना, और आर्टिकल 3 के अंदर बाउंड्रीज को अल्टर करना, नाम चेंज करना, ये सब इसके अंदर जो लॉ बनाए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है आर्टिकल 368 के अंदर।
ये आर्टिकल 4 कहता है। ठीक है, चारों आर्टिकल आपको समझ आना चाहिए। आर्टिकल 1 में क्या था, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट वगैरह। आर्टिकल 2 में एडमिट करना। आर्टिकल 3 में नए क्रिएट करना, अबॉलिश करना, अल्ट्रेशन करना, नाम चेंज करना। आर्टिकल 4 क्या कह रहा था कि 2 और 3 के अंदर जो लॉ बनाए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। चारों आर्टिकल आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, बट जब 2 और 3 के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं ना, नया एडमिट किया जाता है, नया अल्ट्रेशन किया जाता है, बट इससे क्या एक एक फर्क पड़ता है फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल के अंदर। फर्स्ट शेड्यूल क्या है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर यूनियन और टेरिटरी के सबके सबकी बाउंड्रीज और साथ ही साथ सबके नाम मेंशन है। और फोर्थ शेड्यूल जो राज्यसभा की सीट अलोकेट करी जाती है इन सबको, वो मेंशन है। तो जब ये आर्टिकल 2 और 3 में चेंज होगा, तब साथ ही साथ फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में भी चेंजेस आएंगे। किसी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, मतलब आर्टिकल 3, प्रेसिडेंट मस्ट प्रेसिडेंट मस्ट मतलब किसी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट में फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, नए स्टेट बनाने के लिए प्रेसिडेंट को मस्ट क्या करना पड़ता है, रेफर करना पड़ता है बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को उसके ओपिनियन के लिए। मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया था पहले, वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओपिनियन लेना ही लेना पड़ता है, पर ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता। ओपिनियन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर व्हेन रेफर्ड अंडर आर्टिकल 3 इज ओनली एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग। ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रेसिडेंट को बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट में उनका ओपिनियन लेना पड़ता है, रेफर करना पड़ता है बिल को स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न को। बट जब वो ओपिनियन अपना देगा, वो बस एडवाइजरी रहेगा, कोई बाइंडेशन नहीं है पार्लियामेंट में उसको अप्रूव करने की। ठीक है, जस्ट इट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच एक्ट रीऑर्गेनाइज्ड द स्टेट ऑफ इंडिया ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1956। मतलब जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके अगर 1956 में, तो स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया था, किस एक्ट के अंडर, तो ये किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पे, फजल अली कमीशन 1953 की रिकमेंडेशन। ठीक है, कितना बनाया गया था, इसमें जो 27 स्टेट थे ना उनको रिड्यूस करके 14 कर दिया गया था और 6 नए यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। Which article of Constitution declare that a law made under Article 3 or 2 does not require a constitutional amendment? Already told you कि किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो लॉ बनाए जाएंगे चेंजेस लाने के लिए, स्टेट्स में एस्टेब्लिश करने के लिए, एडमिट करने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, वो किया गया है आर्टिकल 4 के अंदर मेंशन। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट का मतलब उसके अंदर क्या क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है एरिया को, हाँ जी किया जा सकता है। बाउंड्री को अल्टरेशन किया जा सकता है, किया जा सकता है। नाम चेंज किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये तीनों काम किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, आर्टिकल 3 अंदर के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा इंक्रीज करना, डिक्रीज करना एरिया का स्टेट का, बाउंड्रीज को अल्टर करना, और साथ ही साथ नाम भी चेंज करना, ये तीनों काम पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 3 इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब भाषा के आधार पे बनने वाला पहला स्टेट कौन सा था, ये था अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ से बना था, ये मद्रास स्टेट से बाइफरकेट होके तेलुगु पीपल के लिए, तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए बनाया गया था। किसके बिहाफ पे बनाया गया था, जब इन्होंने पोटी श्री रामुलु, उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ किया था, डिमांड कर रहे थे तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए नया स्टेट बनाने की, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद ये नया स्टेट निकल के आया था 1953 के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश। हाउ मेनी स्टेट्स वर क्रिएटेड इन इंडिया इन ईयर 2000, मतलब 2000 के अंदर कितने नए स्टेट बनाए गए थे बाइफरकेट करके, वो बनाए गए थे 3 स्टेट। अब कौन कौन से स्टेट थे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ को सेपरेट किया गया था एमपी से। ठीक है, 1 नवंबर को। उसके बाद उत्तर प्रदेश से सेपरेट किया गया था उत्तराखंड, जिसको पहले उत्तरांचल बोला करते थे उस टाइम पे, 9 नवंबर को 2000 में। फिर उसके बाद बिहार से झारखंड को भी अलग कर दिया गया था 15 नवंबर को। ठीक है, तो ये 3 स्टेट थे जिनको 2000 में सेपरेट किया गया था उनके एडजस्टेड स्टेट्स। विच यूनियन टेरिटरी बिकम ए स्टेट इन 1987, मतलब एक यूटी थी 1987 तक, वो बाद में 1987 में उसे स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। ये किया गया था गोवा के साथ। 1961 में गोवा और अपने दमन द्वीप ये पुर्तगीज से फ्री हुए थे। ठीक है,
लिबरेट हुए थे पोर्तुगीज रूल से, वहां तब से 1987 तक ये यूटी थे। 1987 में गोवा का स्टेटस बढ़ा के स्टेटहुड में कन्वर्ट कर दिया गया, और साथ ही साथ उससे पहले मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का भी 1987 के अंदर ही। ठीक है, मिजोरम सबसे नीचे, अरुणाचल प्रदेश मतलब नॉर्थ ईस्ट में ऊपर और नीचे की तरफ, ऊपर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, मिजोरम सब नीचे देखने को मिलेगा। तो ये दोनों स्टेट को भी गोवा, मतलब जिस साल में गोवा किया गया था उससे पहले स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। ये दोनों भी यूटी थे तब तक। ठीक है, और जब से गोवा को तो 1987 यूटी मिल गया, दमन दीव का क्या हुआ, ये यूटी ही रही, और साथ ही साथ इसको 2020 में मर्ज कर दिया गया है दादरा नगर हवेली के साथ। ठीक है, आफ्टर द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? देखो, इंडिया में 14 स्टेट और 6 यूटी बनाए गए थे इस रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद। और किसको अबॉलिश करके, जो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन थी ना, पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ए बी सी डी, तो उसको अबॉलिश करके ये नए 14 स्टेट और 6 यूटी बनाए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1966? 1966 में किस स्टेट को बनाया गया था? ये बनाया गया था हरियाणा को, पंजाब से अलग करके, और साथ ही साथ इसका कुछ पार्ट था जो हिली एरिया वाला था, वो हिमाचल प्रदेश में भी ज्वाइन कर दिया गया था। और हरियाणा का हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, जब इसको सेपरेट किया गया था। ठीक है, और चंडीगढ़ इनकी कॉमन कैपिटल थी, अभी भी है। ठीक है, और एक कुछ एक्स्ट्रा और देख लीजिए, गुजरात और महाराष्ट्र को अब अलग किया गया था, 1960 में किया गया था। ठीक है, द नेम एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट एंड यूटीज आर लिस्टेड इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सारे नाम जितने भी स्टेट और यूटी है, और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट मतलब उनकी बाउंड्रीज कहाँ तक फैले हुए हैं स्टेट और यूटी, वो सब किस शेड्यूल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? ये मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। ठीक है, जब भी आर्टिकल 2 3 में कोई लॉ बनता है चेंजेस के लिए, तो यहाँ पे तो चेंज होता ही होता है, उनके एरिया को लेके या उनके नाम को लेके। ठीक है, साथ ही साथ देख लेते हैं, फोर्थ शेड्यूल के बारे में भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ शेड्यूल सीट्स को अलोकेट करता है राज्यसभा की इन स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, सिक्किम 22वां स्टेट बनाता है इंडिया में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? ये बना था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के द्वारा, तो कंप्लीट स्टेटहुड इसको तब दी गई थी। साथ ही साथ 35th अमेंडमेंट भी आया था इससे पहले, तब इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। ठीक है, 36th अमेंडमेंट जब हुआ था तब स्टेटहुड क्यों दी गई थी? क्योंकि वहां की जो पब्लिक थी वो कंप्लीटली अगेंस्ट थी, अगेंस्ट द रूलर। तो उन्होंने रेफरेंडम किया, रेफरेंडम में सबने वोटिंग किया, वोटिंग के अप्रोक्सीमेटली 97% लोगों ने वोट किया इन फेवर टू ज्वाइन इंडिया एज ए यूनियन। तो उन्होंने 36th अमेंडमेंट आया बाद में उसके, तो कंप्लीट स्टेटहुड दे दिया गया। सिक्किम बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया 1975 थ्रू एक रेफरेंडम हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 36। ठीक है, हाउ मेनी यूटीज इन इंडिया हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली? एज ऑफ 2025 कितने यूटीज के पास अपना एलजी है, लेजिस्लेटिव असेंबली है? ठीक है, वो है 3 के पास। 3 कौन कौन सी? दिल्ली पुडुचेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और जम्मू एंड कश्मीर में भी साथ साथ में है। ठीक है, 3 हो गए। विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू यूटी विद इन इंडिया? मतलब किस आर्टिकल के अंदर एम्पावर किया गया पार्लियामेंट को, किसको एम्पावर किया गया? पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है एक नई यूटी बनाने की विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर। तो आर्टिकल 2 के थ्रू भी किया जा सकता है, इंडक्ट करके, मतलब नया स्टेब्लिश करके, एडमिट करके, और आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग भी बाउंड्री अल्टर करके, ठीक है, एरिया को डिमिनिश करके ये ड्यूटी बनाई जा सकती है। तो ये दोनों आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 2 और 3 दोनों में को के अकॉर्डिंग पावर मिली हुई पार्लियामेंट को नई ड्यूटी बनाने की। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये कुछ आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एमसीक्यूज थे जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रिपीटेडली। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि जस्ट जो एग्जाम में आया था वही पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दीजिए, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, डिफेंस, बैंक, रेलवे, और किसी लेवल का स्टेट एग्जाम, यही क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इनको रिवाइज करें, बार बार देखें। देखो, नोट्स थ्योरी वगैरह तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ में क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है वो भी जानना जरूरी है। उसी से इंगेज करने के लिए, आप लोगों को उसी का एक टच देने के लिए मैंने ये सब सीरीज बनाई है। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी आने वाले ईयर के 2026 के सारे एग्जाम्स के लिए।
सिंपल फॉर्मेट होगा, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, पॉलिटी के वन लाइनर आर्टिकल 1 to 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम पॉलिटी ही पहले कवर करेंगे, अगर सब बाद में अदर जीएस के टॉपिक्स भी को भी लाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।